जय भारत। आज एक नया चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया क्लास 11th पीएमटी नीट आईआईटी गेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पर आते हैं। पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से आयनाइजेशन कांस्टेंट और हिंडरसन इक्वेशन होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल लेक्चर लेंगे। आइए पढ़ते हैं वन शॉट वीडियो में चंद्रदेव पांडे के साथ ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। आयनाइजेशन क्या होता है, कैसे आयनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रिया, इस चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रिया। इसका मतलब यह होता है कि आयंस में होगा इक्विलिब्रिया, आयंस में होगा इक्विलिब्रिया, इसको बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के पहले आप जान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे हमारे केमिकल्स होते हैं कि जो वाटर में मेल्ट्स होने के बाद पानी में, एक्वस मतलब पानी, पानी में घुलने के बाद, पानी में घुलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी करंट प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, NaOH है, KOH है, ये दोनों बेस हैं, ये दोनों क्षार हैं हमारे। और HCl H2SO4, ये हमारे दोनों एसिड्स हैं, एसिड्स हैं ये दोनों हमारे, ठीक है। और NaCl KNO3 हमारे साल्ट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट्स, एसिड बेस एंड साल्ट्स। और एसिड बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। याद रखिएगा, ये चीज बिल्कुल कंफर्म याद रखिएगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के यहाँ पर एक एसिड हमने लिया है, एक बेस लिया है। तो ये हमारा NH4OH है और CH3COOH है। CH3COOH बहुत यूज होने वाला है आपके इस चैप्टर में। और एक आपका HCl बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, KOH यूज होने वाला है। तो जो जो चीजें यूज होंगी उनको हम देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि HCl को पानी में घोलने पर H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है। और अगर इन्हीं को अगर हम एक बीकर में लेते हैं तो यहाँ पर H+ और Cl नेगेटिव के आयंस आ जाएंगे। और आयंस आ जाने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी, या कंडक्टर्स हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। तो ये कंडक्टर्स हो जाएंगे। और NaOH की बात करें तो ये Na+OH नेगेटिव बनाता है एक्वस मीडियम में। अब एक हमने जनरल ले लिया है कि जैसे AB हमने लिया, AB को वाटर में घोला तो A+B- बना दिया, यानी A+ और B- मतलब कि A का पॉजिटिव कैटायन, B का नेगेटिव एनायन। तो ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो गया, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके लिए Kp एक कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो हमने लिखा है। वाटर चूंकि इसमें ऐड है तो A+B- अपॉन AB हो गया, इंटू यहाँ पर वाटर रहता तो इस वाटर को हमने हटा करके इसको हमने Kp कर दिया, या इसको Ka भी कह सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर हमने बताया है कि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड हमने लिया, एसिटिक एसिड लिया। ये कैसी एसिड है बच्चों, ये वीक एसिड है। ये वीक एसिड कहाँ से पता चला, ये वीक एसिड पता चला यहाँ से, हमने यहाँ बताया कि वीक एसिड है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में घुलने के बाद में हमारे पास एसीटेट आयन बनता है, एसीटेट आयन। और हाइड्रोनियम आयन, H3O को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर अगर हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे K तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, एसीटेट और हाइड्रोनियम आयन, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला R वाला पार्ट डिवाइडेड में हो जाएगा, और P वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा अपर साइड में जाएगा। तो यहाँ पर वाटर जो है, इस वाटर को हम ले आते हैं K के साथ,
तो ये हो जाता है KH2O। KH2O को हम लिख देते हैं K, और यही K हमारा हो जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। यही हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल टू एसीटेट आयन हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड। ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर एक हमने और एग्जांपल लिया है सिंपल। एसिटिक एसिड वाटर के साथ घुलने के बाद एसीटेट और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। इसका अगर कंसंट्रेशन C रहा होगा जब टाइम हमारा t इक्वल टू 0 रहा होगा, यानी जब हमारा कोई टाइम नहीं रहा तो इसका कंसंट्रेशन C रहा। आफ्टर टाइम t, व्हेन t इक्वल टू t, जब कुछ समय आ गया तो इसका कंसंट्रेशन कुछ बना होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा प्रोडक्ट में C अल्फा और C अल्फा, और यहाँ पर C अल्फा, तो यहाँ पर C माइनस अल्फा C अल्फा होगा, तो यहाँ पर C1 माइनस अल्फा हो गया। अब K यानी KH2O रेट आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर यानी C अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C से C कैंसिल हो गए, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू K, ये आ जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां हमने सिर्फ ये चीज सीखा कि हमारा आयनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रिया में आयंस बनते हैं। दूसरी चीज हमने ये भी सीखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तीसरी चीज हमने सीखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप इतना जान लीजिए कि वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। एक्वस में कंप्लीटली अगर डिजॉल्व हो जा रहे हैं तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और वो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, वीक हमारे पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। दो बातें हो गई। और तीसरी बात हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीख लिया। तो आगे हम पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब इसी आयनाइजेशन कांस्टेंट के आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला के इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर जब हो गया तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन C रूट में हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्वल टू लिख सकते हैं V के। तो 1 अपॉन C इक्वल टू B, तो ये रूट के V हो जाएगा फॉर एसिड्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो जाएगा। और अगर बेसेज के लिए बात करें, वीक बेसेज के लिए बात करें, यानी क्षार के लिए अगर हम बात करते हैं, और ये एसिड्स जो है ये भी वीक एसिड्स के लिए बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि KB अपॉन C हो जाता है, या अथवा रूट KB इंटू B हो जाता है, क्योंकि 1 अपॉन C इक्वल टू B हमने बता दिया आपको कि 1 अपॉन कंसंट्रेशन जो होता है वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होता है। तो ओस्टवाल्ड का ये तनुता का नियम है, इसको कहते हैं ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। अब बच्चों, ओस्टवाल्ड्स लॉ फॉर डाइल्यूशन अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। जैसे NH4OH वीक बेस है और CH3COOH वीक एसिड है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl HNO3 KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये दोनों हैं। तो स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब 1 हो गया तो K मतलब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए काम नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर एक क्लास में एप्लीकेबल है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल के साथ ये रिएक्शन करते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव H2 गैस। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद H2 गैस देता है,
और एसिड जो होते हैं टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस टेस्ट अगर हम करते हैं तो वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है जो एसिड होता है। अब ये टेस्ट कैसे होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। एसिड्स हमारे खट्टे होते हैं, खट्टा होता है और गिव्स H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशंस में H प्लस आयन देता है। बेस क्या होता है, यानी क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये बिटर होते हैं यानी तीखे होते हैं, तीखे होते हैं। दूसरी चीज ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं लिटमस टेस्ट में। इनका एग्जांपल KOH, NH4OH, Al4OH का होल थ्राइज है। एसिड्स के एग्जांपल ये Cl, CH3, COOH, HNO3। बहुत सारे एसिड्स हैं आपका, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। और यहाँ पर जितने भी बेस हैं, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KOH भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब होते हैं, ये सब बेस होते हैं। ये सब क्लास 9th क्लास और 10th क्लास की चीजें 6th 7th क्लास में भी दी गई हैं। अब बेसेज गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन और एसिड गिव H प्लस आयन। तो एसिड CH प्लस आयन देता है और बेस हमारा जो है ये OH नेगेटिव आयन देता है। अब कुछ लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको लुईस एसिड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। BF3 इसके पास आपका p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, BH3 के पास p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इनके पास p वैकेंट होता है। और SnCl4 इसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, SiF4d ऑर्बिटल CO2। लुईस बेस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसके पास लोन पेयर होता है, यहां पर भी लोन पेयर होता है, यहां पर भी लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, अल्कोहल के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और लुईस एसिड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और इसीलिए इनकी बड़ी स्टेबिलिटी होती है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। NH3 BH3 को दे देता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे BF3 को भी दे देता है। तो लुईस एसिड, लुईस बेस हमने पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया और ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम पढ़ लिया। अब इसके आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं, आइए उसके आगे पढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स HA1 HA2, अगर दोनों का स्ट्रेंथ आपको मालूम करना है तो Ka और Ka1 और Ka2 का रेशियो हो जाएगा रूट में। ये मालूम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की क्षमता। दूसरा जो है ये स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता। ऐसे बेस का मालूम करना है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस 1 और बेस 2 का, तो Kb1 और Kb2 का रेशियो होगा रूट में। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि H2O के 4 मॉलिक्यूल अगर H प्लस आयन के साथ लेते हैं तो H9O4 पॉजिटिव आयन बनाता है। ये एक टाइप का H2O होता है। ये क्या होता है, ये आइस होता है, ये आइस होता है। वाटर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वाटर H9O4 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है और यहां पर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जिसकी वजह से ये आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आइस फॉर्म है वाटर का और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर जो हमारा होता है H9O4 पॉजिटिव और इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऑटो का एसिड ऑटो बेस का काम करते हैं। जैसे NH3 से रिएक्शन करता है तो एक NH2 निगेटिव बनाता है, एक NH4 पॉजिटिव बनाता है। तो ये लुईस बेस होता है, ये लुईस एसिड होता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें
कि एक H2SO4 H2SO4 तो H3SO4 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाता है। तो एक प्रोटॉन का डोनेशन करता है, एक प्रोटॉन का डोनेशन करता है इसमें, और एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, एक प्रोटॉन डोनर है एक एक्सेप्टर है। तो लुईस एसिड लुईस बेस की तरह काम करते हैं। अब हम सॉल्वेंट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ने जा रहे हैं तो हम कुछ बेसिक चीजों को जान लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो सॉल्वेंट्स हमारे 4 तरीके से होते हैं। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें चीजों को हम घोलते हैं उसको सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो इसमें एक वाटर है, एक अमोनिया है, एक आपका एल्कोहल है, मेथेनॉल है। दीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन H प्लस पॉजिटिव आयन। तो ऐसे सॉल्वेंट प्रोटोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग, लविंग चाहने वाले, प्रोटॉन को चाहने वाले। तो प्रोटॉन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। H3O पॉजिटिव आयन बनाता है, NH4 पॉजिटिव बनाता है। H2O क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव आयन। NH3 क्या बनाता है? NH4 पॉजिटिव आयन। और यहां पर भी मेथेनॉल भी पॉजिटिव आयन बना देता है। फिर प्रोटोजेनिक, गिब्स, जेनिक मतलब कि जन, देने वाले। तो ये प्रोटॉन देते हैं, जैसे H2O, एसिटिक एसिड, HCl, ये सब प्रोटॉन देते हैं। तो इनको प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। अब यहां पर एम्पोफिलिक सॉल्वेंट्स हैं। यहां पर एम्फोफिलिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें वाटर है, अमोनिया है और मेथेनॉल है। और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें प्रोटॉन नहीं होता, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो इसमें CCl4 बेंजीन है। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मोस्टली आते हैं। अब एक क्वेश्चन में लिखा है कि लुईस एसिड इसमें से नहीं है। तो ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि ये लुईस एसिड, इसका फॉर्म जो होगा H3O पॉजिटिव होगा। तो आप लुईस एसिड लुईस बेस को भी अच्छे से पढ़ लें। और आयनिक इक्विलिब्रिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आप सीखने वाले हैं। चैनल को अभी नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने तो बने रखिए। बहुत सारी चीजें आपको नीट की, नेट की, गेट की, जेई की और CBSE बोर्ड की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं विद इन 40 मिनट्स। तो आपके 15 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको ट्रांसफर करने वाला हूं। और वक्त अगर दिया आपने किसको? सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ रिटर्न में देगा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वो एजुकेशन में है, ये आर्गेनिक बाबा कह रहे हैं। और इस चीज को हमने अप्लाई करके देखा है। आप भी अप्लाई कीजिए, वक्त दीजिए पढ़ाई को, और देखिए एजुकेशन की धार आपको कहां लेके जाती है। तो आइए बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहां से आपकी आयनिक इक्विलिब्रिया स्टार्ट होती है। आयोनिक इक्विलिब्रिया यहीं से स्टार्ट होती है, इक्विलिब्रियम। तो आप थोड़ा सा आप संयम बना के चलिएगा और देखिएगा कि आपका आयनिक इक्विलिब्रिया कितना धारदार हो जाता है। तो वाटर लिया है, वाटर को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो एक आपका हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बना। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ये है। अब इसका अगर रेट कांस्टेंट लिखेंगे तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। और रिएक्टेंट वाटर है, वाटर 2 बार है तो 2 बार को हमने स्क्वायर एक साथ में ही लिख लिया है। अब यहां पर अगर रेट के साथ में इसका हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाटर स्क्वायर, ये के वाटर स्क्वायर को ही KW बोलते हैं। एक नया टर्म इसमें आ जाता है KW। तो KW इज नथिंग। KW क्या होता है बच्चों? KW सिर्फ वाटर का स्क्वायर, यानी वाटर इसमें ऐड हो जाता है ऑटो कैटालिसिस में। तो H3O पॉजिटिव OH निगेटिव बनता है, और H3O पॉजिटिव OH निगेटिव ये दोनों होता है 10⁻⁷ मोलर।
10 की पावर -7 मोलर H प्लस होता है और इतना ही OH निगेटिव होता है। तो 10 की पावर -7 ये होगा और 10 की पावर -7 ये होगा, तो टोटल 10 की पावर -14 मोलर हो जाएगा। इसको यहाँ पर हमने बताया है कि ये CO पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये 10 की पावर -7 मोलर से ज्यादा होता है। Kw इक्वल टू इन दोनों का गुणनफल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसे आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस का प्रोडक्ट, आयंस प्रोडक्ट, आयंस प्रोडक्ट। तो ये वाटर के केस में लिया गया, इसलिए इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। अब यहाँ पर वाटर का ही केस है, एक हमारा एसिडिक है, एक हमारा बेसिक है। तो ये दोनों 10 की पावर -14, यहाँ पर हमने बता दिया 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है ये। और यहाँ पर OH की अगर बात करें, OH निकालना है तो Kw अपान हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोनियम अगर निकालना है तो Kw अपान OH निगेटिव। तो इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इस पर न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। आपके न्यूमेरिकल इस पे कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब हम पीएच पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच। तो ये होता है निगेटिव, निगेटिव लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो निगेटिव माइनस लॉग H प्लस आयन को ही बोलते हैं, यही हमारा हो जाता है पीएच। तो पीएच और पीओएच, अब निगेटिव लॉग आप H प्लस आयन को पीएच बोल दिए तो पीओएच क्या हो जाएगा, पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH। तो निगेटिव लॉग ऑफ OH आयन को पीओएच बोल देंगे। दोनों का एडिशन 14 के इक्विवेलेंट माना गया है। इसी को बोलते हैं आप क्या, इसी को बोलते हैं पीएच स्केल। और पीएच अगर 0 से 6.9 तक है तो एसिडिक माना जाता है, 7 है तो न्यूट्रल माना जाता है, 7 से ज्यादा है, 7.1 से 14 तक है तो बेसिक माना जाता है। ये चीज आप 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स में। अब यहां पर एक हमने एग्जांपल लिया HF, H प्लस आयन, OH H प्लस आयन, F निगेटिव आयन, K क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, तो P अपान R हो जाएगा। अगर इसी को वाटर में हमने डिजोल्व किया है तो OH निगेटिव HF बन जाएगा, Kb इसको बना देंगे। यहाँ पर OH प्रकट हो गया हमारा तो ये बेसिक हो गया, और यहाँ पर H प्लस था तो ये क्या था, ये एसिडिक था। तो एसिडिक और बेसिक दोनों केस बन गए। यहाँ पर Kb आ गया, Kb इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और K और Kb दोनों का गुणनफल जो होता है वही आपका Kw होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आई थिंक कि आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से पहले आपको फार्मूले आने चाहिए, और फार्मूले के लिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट बिहाइंड आयनिक इक्विलिब्रियम ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर ही मिलेगा। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आया हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर। तो आपका पीएच कैलकुलेट करना है 0.02 मोलर HCl का, और पीएच कैलकुलेट करना है 0.005 मोलर NaOH का। ये बेस है, ये एसिड है। अब इसका पीएच कैलकुलेट करना है तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहां पर Kw अपान क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, फर्स्ट वाले के लिए, एसिड के लिए। क्योंकि एसिड में तो Kw की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है, और ये वैल्यू हमारी गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -2। मैंने न्यूमेरिकल हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल फास्ट एक वीडियो बनाया, वहां जाकर के प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख देंगे 2 और 10 की पावर -2 चला जाएगा ऊपर, 10 की पावर 2 हो जाएगा। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 की पावर -13 मोलर आएगा। ऐसे सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो इसको Kw अपान OH निगेटिव लिख सकते हैं,
10 की पावर -14 तो कांस्टेंट है, Kw की वैल्यू होती है, और 0.005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3। यहां पर 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और पीएच कैलकुलेट करना है, 0.001 मोलर H2SO4 कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर 3 आएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर एग्जाम में आता है, यहां लिख लीजिए, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, और 2023 में आएगा, 2023 में फिर आएगा। तो ये नेट में आया है, गेट में आया है, नीट में आया है, पीएमटी में आया है, आईआईटी में आया है। इस क्वेश्चन पर अगर मैं चैलेंज लगा रहा हूं, ऑर्गेनिक बाबा बोल रहे हैं, तो अपने 15 ईयर के नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय और साथ साथ में दिल्ली और लखनऊ की प्रीमियर कोचिंग सेंटर्स में टीचिंग के एक्सपीरियंस के बदौलत यहां मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाएगा। 10 की पावर -8 मोलर H2SO4 यहां पर हमने लिख दिया है। यहां पर H2SO4 की जगह पर एसिड लिख देगा या HCl लिख देगा, और आपको आंसर निकालना होगा। तो आपको मालूम है H प्लस इक्वल टू 10 की पावर -8 मोलर, ये गिवन है, ये वैल्यू पहले से दिया हुआ है। तो टोटल H प्लस क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8, ये जो गिवन है, प्लस 10 की पावर -7 इसमें ऐड होगा वाटर का, ये वाटर का यहां पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -8 को अगर हम pH लिखें तो इसकी डायरेक्ट pH 8 आ रहा है, जो कि 8 कभी नहीं आ सकता, किसी एसिड का pH 8 आ ही नहीं सकता। तो यहां पर वाटर का ऐड करेंगे तो 10 की पावर -8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 + 10 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 11 10 की पावर -8। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया, वाटर का एडिशन इसमें होता है, इस वाटर का इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये वाटर का ऐड करते हैं तो pH इक्वल टू हो जाएगा -log11 + log10 की पावर -8, और log11 की वैल्यू आती है 1.04, और 10 की पावर -8 की सीधे ही वैल्यू आ जाएगी 8। तो 8 माइनस ये हो जाएगा समथिंग, जो वैल्यू आएगी वो माइनस को फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6.96। तो इसका pH होता है 6.96। याद कर लो, याद कर लो, रट लो, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, ये एग्जाम में मिलेगा। तो pH आप 10 की पावर -8 मोलर H2SO4 का या एसिड का 6.96 होता है। ऑप्शन जो बनाएगा वो बहुत ही आसपास का बनाएगा, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, इसलिए 6.96 याद कर लेना, 6.9 नहीं याद करना, 6.97 बना देगा, 6.98 बना देगा, 8 बना देगा, तो ऐसे ऑप्शन बनेगा, उसी में 6.96 आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं वो 100% सही करके आएंगे, तो मैं बिलीव करता हूं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। तो NH3 जैसे आपका बेस है, यहाँ पर लोन पेयर है, इसमें H प्लस आयन ऐड कर दे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाते हैं, ये बेस हो जाएगा, ये इसका एसिड हो जाएगा। यहाँ पर HCO3 निगेटिव आपका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और यहाँ पर H प्लस ज्यादा हो गया तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। H2O क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, यहाँ पर H3O पॉजिटिव बना दिया, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो वो क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, H प्लस आयन ज्यादा होता है। H2SO4 निगेटिव, H2SO4 निगेटिव क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया, और H2SO4 क्या हो गया, इसका कंजुगेट एसिड हो गया। तो कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस से क्वेश्चन मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, ये गारंटी लेता है ऑर्गेनिक बाबा। चैनल पर बने रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 1 शॉर्ट क्लास है आयनिक इक्विलिब्रिया का, आयनिक इक्विलिब्रिया खत्म करके ही आज क्लास बंद होगी। तो अगर चीजें आ रही तो पॉज कर दीजिए, नहीं आ रही तो देखिए, अब देख रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए, और आपका सिलेक्शन होगा, श्योर है, फेथ कीजिए, फेथ रखिए। हेलो हिंदुस्तान, आइए, कुछ चीजें ऐसी हैं न्यूमेरिकल्स की जो आयनिक इक्विलिब्रिया में 100% आती हैं, जिसमें साल्ट हाइड्रोलिसिस एक पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट है, पार्ट थर्ड, साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, साल्ट को वाटर में जैसे डिजोल्व करते हैं,
वैसे एसिड और बेस बनता है, या एसिड और बेस को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं 10th क्लास से, तो एसिड बेस को मिलाएंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो यहाँ पर कुछ साल्ट्स हैं, कितने टाइप के साल्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनते हैं, जैसे NaCl है, NnO3 है, KCl है और K2SO4 है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलाते हैं तो इन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो NH4Cl, CuSO4, NH4NO3, AlCl3 और CaCl2 इनका फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस। यहाँ पर CH3 COO NH4 और NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो ये तीन टाइप के हमारे साल्ट होते हैं। साल्ट का क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। और साल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर आपसे कोई पूछता है कि साल्ट किससे बना है तो आपका जवाब होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब NaCl की बात करते हैं तो आपका क्या जवाब होगा, NaOH और HCl से मिलकर बना हुआ है NaCl, सीधा से जवाब हो जाएगा। KCl की बात करें तो KOH और HCl से मिलकर बना हुआ है, ये जवाब आपका हो जाएगा। ऐसे NH4Cl की बात करते हैं तो HCl और NH4OH से मिलकर बना हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस आपका NH4OH हो गया। इस तरीके से अगर आप बात करें यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एक टर्म इसमें आता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसको H बोलते हैं। तो जैसे कोई हमने कोई साल्ट लिया, वाटर लिया, तो ये HA और BOH यानी एसिड का और बेस का यहाँ पर जो है बनता है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही P अपॉन R हमेशा होगा, P अपॉन R ही याद रखिए। तो P का जो कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता, प्रोडक्ट की सांद्रता और डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की सांद्रता। अब इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, KH। KH को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। KH2O, यहाँ पर H2O इधर आ जाएगा, H2O आपका आ जाएगा यहाँ पर, और इसी को बोलेंगे KH2O, और KH2O क्या हो जाएगा, HA और BOH अपान BH हो जाएगा। अब यहाँ पर H इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज, कितना मोल साल्ट हाइड्रोलाइज हुआ और टोटल नंबर ऑफ साल्ट टेकन, ये चीज होता है। यहाँ पर एक साल्ट हमने लिखा है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लिया है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा KH इक्वल टू OH निगेटिव HA अपान A निगेटिव। K यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट H प्लस A माइनस अपान HA हो जाएगा। KW क्या हो जाएगा, H प्लस आयनिक प्रोडक्ट जो होता है KW, तो ये हो जाएगा H प्लस OH निगेटिव। तो KH इक्वल टू KW अपान K। यहाँ पर H इक्वल टू हो जाएगा, H को क्या बोलते हैं, H हमारा हो जाता है अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू KH अपान C हो जाएगा। और H अगर हम लिखें तो KW अपान K, और KW अपान K C रूट में आ जाएगा। तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए फॉर लर्निंग। अब क्या आपके एग्जाम में यूज होने वाला है, उस फार्मूले की लिस्ट पर आते हैं। तो बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा के साथ, और इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आने वाला है, उसको आप सीखिए समझिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए साल्ट हाइड्रोलिसिस को एक ही व्यू में, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते हैं। साल्ट हाइड्रोलिसिस में साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसिड वीक रहेगा। तो KH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल टू OH निगेटिव HA अपान A माइनस, K इक्वल टू H प्लस A माइनस अपान HA हो जाएगा। अब यहाँ पर KW इक्वल टू होगा H प्लस OH निगेटिव, इसको आपको पता है 10 की पावर माइनस 14 मोलर होता है। यहाँ पर KH इक्वल टू KW अपान K हो जाएगा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH अपान रूट C हो जाएगा, और H इक्वल टू KH की जगह पर KW अपान K और रूट C हो जाएगा। ये तो सब बेसिक चीजें हो गई जो बार बार रिपीट हो रही हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आपको पीएच निकालना है, कि इसका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना है, तो फार्मूला लिस्ट पे जाइए, तो पीएच इक्वल टू -1/2 बाहर रहेगा,
log के डब्ल्यू हो जाएगा, log के डब्ल्यू प्लस log के माइनस log सी। तो ये आपका log के सी, तो ये लास्ट में आपका रहेगा। उसके बाद में अगर हम साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात करें तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB हो जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू KH अपॉन रूट C हो जाएगा, H इज इक्वल टू KW अपॉन KB इंटू C हो जाएगा। अब यहाँ पर pH अगर निकालते हैं, इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, -1/2 यहाँ भी था, -1/2 यहाँ भी रहेगा, log KW यहाँ भी था, log KW यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर log KB माइनस होगा, यहाँ पर log KC माइनस हुआ था, तो यहाँ पर log KB माइनस होगा, इतना याद रखना है, बस बाकी चीज सेम रहेगा। साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka इंटू KB होगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो pH निकल के आएगा, pH इज इक्वल टू -1/2 कॉमन है, log K प्लस log KW माइनस log KB। तो फर्स्ट वाले में जब हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो माइनस में log KC जाता है। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में KB माइनस में रहता है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे, मतलब इस वाले केस में हमारा माइनस जो होता है वो माइनस KB जाता है। ये दोनों चीजें बार बार हमने लिख दिया है, रिपीट कर दिया, समझा दिया आपको अच्छे से। अब आप साल्ट हाइड्रोलिसिस में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि वीक एसिड और वीक बेस का अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो फार्मूला, और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों में माइनस KB होगा, इन दोनों में फार्मूला सेम होते हैं। इस वाले में फार्मूला माइनस log C हो जाता है, इन दोनों में माइनस log KB माइनस log KB सेम रहता है। तो शायद आप चीजों को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और टाइट्रेशन, जो एंड पॉइंट है फोर्थ यूनिट ऑफ द आयनिक इक्विलिब्रिया। तो बने रहिए साल्ट हाइड्रोलिसिस में, बने रहिए आयनिक इक्विलिब्रिया में। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये सब चीज हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन कब होगा कब नहीं होगा, तो फोर्थ यूनिट है, 10 मिनट और लगेगा, आपका क्लास फिनिश होगा, वन शॉट वीडियो आपका फिनिश होगा और विद कॉन्सेप्चुअल चलेगा। आयनिक इक्विलिब्रिया का फोर्थ यूनिट चल रहा है। बहुत धैर्य आप लोग बना के रखे हैं, वक्त दे रहे हैं पढ़ाई को, तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो आइए इसी कारनामे के साथ, और चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह देश के लिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए कीजिए। तो टाइट्रेशन विश्लेषण जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर टाइट्रेशन किया जाए तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल में हमारे वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर मैंने वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर 1000 से ज्यादा व्यू आए हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार आप दे रहे हैं कि मेरे कई वीडियो वायरल हो गए हैं, और कई वीडियोज में 1000 से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, और बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ गए हैं, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बने रहिए चैनल पर और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अगर टाइट्रेशन करते हैं तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। वीक एसिड और वीक बेस में अगर करते हैं तो वहां भी फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। ये बेसिक मीडियम होता है, ब्लू कलर देता है, pH 8.3 होता है, इसीलिए बेसिक इसको कहा जा सकता है। 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अगर टाइट्रेशन किया गया, या एस्टिक एसिड और NaOH में टाइट्रेशन किया गया, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, तो आपका जवाब होगा फिनोल्फथलीन। फिर पूछेगा कलर क्या होगा, तो आपका होगा बेसिक। फिर आपसे पूछेगा कि pH क्या होगा, 8.3। तीनों क्वेश्चन ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में HCl और NaOH में NH4OH में करते हैं तो मेथिल ऑरेंज यूज होता है। मेथिल ऑरेंज रेड कलर का होता है, pH इसका 3.1 होता है, तो ये एसिडिक होगा।
क्योंकि पीएच कितना है 3.1 है। अब वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयतनी विश्लेषण में भी यही यूज होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड, तो N1 अपॉन 1000, वॉल्यूम हमने 1000 लिया इंटू V1। तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बी रिएक्टेड, बी ए और बी दो रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका नंबर ऑफ क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट N2 अपॉन 1000 इंटू V2। यहां ग्राम्स में ले रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में नहीं ले रहे हैं, ग्राम्स में ले रहे हैं, तो 1 लीटर में ले रहे हैं। तो यहाँ पर N1 V1 अपॉन 1000 इंटू V2 अपॉन 1000 को N1 V1 इक्वल टू N2 V2 इज द वर्किंग फॉर्मूला for titration for volumetric analysis। in terms of molarity अगर लिखा जाए तो Na इक्वल टू Nb हो जाए यहाँ पर, तो M1 B1 इक्वल टू M2 B2 हो जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ मोलेरिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, उसको पढ़ लेते हैं। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पे चलते हैं और उसको पढ़ लेते हैं।